गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो सेशन हम लोगों का होने वाला है उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 28 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे आधारित प्रश्न। 28 जनवरी से 6 जनवरी तक के जो पेपर हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको आज दिखाना चाह रहे हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को फटाफट से अपने मित्रों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और तब मैं इस सेशन को शुरू करूं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग स्क्रीन पे देखें, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोलता है सभी लोग समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों के साथ डिस्कशन करा रहा हूं। क्या बोलता है कि ए पुलिसमैन गोज आफ्टर ए थीप हु हैज 100 मीटर स्टार्ट्स। मतलब क्या हुआ कि एक थीप जो है पुलिसमैन से 100 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर है। फिर बोलता है इफ द पुलिसमैन रन्स 1 किलोमीटर इन 8 मिनट। पुलिसमैन की जो स्पीड है वो दी गई है कि 1 किलोमीटर जो है वो 8 मिनट में जा सकता है। तो 1/8 किलोमीटर पर मिनट स्पीड हो गया किसका, पुलिसमैन का। और थिप के बारे में क्या बोला है कि 1 किलोमीटर जा सकता है 10 मिनट में। तो थिप का स्पीड कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर बाई 10 मिनट, तो 1/10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बोलता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप बिफोर ही इज ओवर पावर्ड इज। बोलता है पकड़ी जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे केस में टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। कैसे होता है मैं ये भी बताता हूँ। टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप जानते क्या, पहले वो जानिए। टाइम कांस्टेंट होने पर आप जानते हैं कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। ये पता है आपको। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए स्पीड का रेशियो लिखना पड़ेगा, और स्पीड आपको पुलिस का भी पता है और थिप का भी पता है। तो रेशियो कितना बन जाएगा बताइए, तो 1/8 किलोमीटर पर मिनट ये स्पीड हो जाएगा पुलिस का, और थिप का 1/10 किलोमीटर पर मिनट ये स्पीड हो जाएगा। ये पुलिस का स्पीड हो गया, ये थिप का स्पीड हो गया। जब रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10/8, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 5/4। कोई प्रॉब्लम। तो पुलिस का स्पीड हम लोग निकाल लिए और थिप के स्पीड का रेशियो निकाल लिए 5:4। तो यही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का भी हो जाएगा। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा रेशियो, 5/4। तो डिस्टेंस में गैप कितने का है, 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट दिया हुआ है आपको 100 मीटर। तो थिप कितना डिस्टेंस गया होगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। तो आपका आंसर करेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आप यूज कैसे किए, कैसे होता है ये टाइम कांस्टेंट। आपको मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर थिप है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है। अब आप ऐसे समझिए कि दोनों एक ही टाइम पर, मान लीजिए 10 बजे, पुलिस भी 10 बजे और थिप भी 10 बजे, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। पुलिस भी 10 बजे और आपका थिप भी कितना बजे, 10 बजे भागना शुरू करता है। थिप यहाँ भागता है, पुलिस उसके पीछे भागता है। ऐसा थिप और पुलिस दोनों जो है 10 बजे साइमल्टेनियसली एक दूसरे को देखता है और भागना शुरू करता है। एक समय ऐसा आएगा आगे जा करके, एक समय ऐसा आएगा जहां पर पुलिसमैन जो है थिप को पकड़ लेगा। क्या कर लेगा, पुलिसमैन थिप को पकड़ लेगा। ये जो मोटा सा लाइन दिख रहा है ये उसका मीटिंग पॉइंट है। अगर मान लीजिए 10 बज के 20 मिनट पे 10 बज के 20 मिनट पे पुलिसमैन जो थिप को पकड़ लेता है, तो आप बोलेंगे ना कि थिप को ये डिस्टेंस जाने में, देखते रहिएगा स्क्रीन पे पेन को, कि ये डिस्टेंस जाने में थिप को कितना टाइम लगा, तो आप बोलेंगे 20 मिनट लगा, 20 मिनट लगा। और सेम उसी प्रकार से ये डिस्टेंस जाने में पुलिसमैन को ये डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा, 20 मिनट। अब पुलिसमैन का स्पीड ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके थिप को पकड़ लिया, लेकिन मिलेगा तो एक ही टाइम पे। तो कहने का मतलब है कि जितना टाइम पुलिस को लगा थिप को पकड़ने तक 20 मिनट का, उतना ही टाइम किसको लगा, थिप को लगा, उतना ही टाइम थिप को लगा कहां तक, पकड़े जाने तक। इसका मतलब ऐसे केस में टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। और जब d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम में टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस और स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा d1/d2, यही किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्पीड के रेशियो s1/s2। यहां तक बातें क्लियर है और यही मैंने यूज किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करते हुए जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर। एक मैन है जो 61 किलोमीटर की दूरी जो है वो 9 घंटे में कवर कर सकता है। ढंग से समझना मेरी बातों को। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करा रहा हूँ जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं, चाहे वो 28 दिसंबर के हो, चाहे वो 29 दिसंबर के हो, चाहे वो 30 दिसंबर के हो, और चाहे वो 5 जनवरी के हो, 4 जनवरी के हो, सारे क्वेश्चन में ये टाइप पर ही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छे से समझना चीजों को। जिन लोगों की एग्जामिनेशन नहीं है उनके लिए भी बेस्ट है ये सेशन, वो भी आप देख सकते हैं। एसएससी के लिए या बैंक के लिए भी आपका यूजफुल हो जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है कि एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में कवर कर सकती है। कैसे? तो पार्टली बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बोलता है कि 4 किलोमीटर पर आवर से वो वॉकिंग करते हुए जा सकता है, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। और बोलता है कि बाइसिकल से वो 9 किलोमीटर पर आवर से जा सकता है। और आप ये कह सकते हैं जब वॉकिंग में 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बाइसिकल से 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और पूरी डिस्टेंस यानी 61 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में जा रहा है, इसका मतलब एवरेज जो इसका स्पीड रहा पूरी जर्नी में वो 61 किलोमीटर अपॉन 9 भी लिख सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि जब दो क्वांटिटी का एवरेज पता होता है तो हम लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज कर लीजिए, बस हो गया। एलिगेशन का यूज करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे एलिगेशन को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका है ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आपका है बाइसिकल वाला वो कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर। और जो एवरेज दिया हुआ है 61/9 उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 61 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो अब एलिगेशन आप लगा लें, यहाँ बच जाएगा 20 और यहाँ बच जाएगा 25। मतलब कहने का कि आपका जो रेशियो निकल के आया वो 4:5। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये रेशियो किस चीज का आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पीड जो है, स्पीड आप कैसे निकालते हैं स्पीड, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर होता है उसी का रेशियो फाइंड होता है। अगर स्पीड की बात किए हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, तो रेशियो किसका मिलेगा टाइम का। उसी प्रकार अगर प्रॉफिट लॉस में यूज करते तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो सीपी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर हमको रेशियो किसका मिलता है सीपी का। सेम बात याद, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे उसी का रेशियो फाइंड होगा। तो ये रेशियो 4:5 किसका आ गया बताइए, तो ये रेशियो 4:5 आ गया टाइम का। और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है आपका, तो टाइम गिवन है 9 आवर्स। तो 9 आवर्स को अगर 4:5 में डिवाइड करेंगे तो एक 4 घंटा हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 5 घंटा। तो 4 घंटा वो कैसे गया है वॉकिंग से, और 5 घंटा किससे गया है बाइसिकल से। तो आपका किसका पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, वॉकिंग से कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वॉकिंग किया है वो 4 घंटे, और वॉकिंग का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस जो वॉकिंग में कवर हुआ है वो आप बोल सकते हैं कि 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 घंटे जाएगा इसका मतलब वो कितना किलोमीटर जाएगा 16 किलोमीटर जाएगा, 16 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान सा सिंपल सा है। याद रखिएगा जब दो क्वांटिटी का एवरेज पता होता है तब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। क्लियर है? सबको समझ आ गई चीजें? ये सब के सब 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। सभी लोग स्क्रीन को देखते रहिए। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं। अब इसको जरा समझिएगा, कितना आसान सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्या बोलता है, अब जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान इधर उधर नहीं करिए, नहीं तो फिर जो है आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए बहुत लोग आंसर इसका जानते भी होंगे, आंसर किए भी हैं, वेरी गुड। देखिए दो बोट है, एक बोट मान लीजिए ए है और एक बोट आपका दो बोट है ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस। एक बोट आपका बी है। बोलता है कि दो बोट ए और बी जो है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, जो कि कितना दूरी पर 108 किलोमीटर की दूरी पर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया 108 किलोमीटर। क्लियर है? और स्पीड ऑफ ए बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर, स्पीड ऑफ बोट दिया है, कितना दिया है स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, एक का दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और एक का दिया है कितना, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर।
तो जो टाइम होगा इन दोनों के मीटिंग का, अब देखिए क्या लिखता है, इफ ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी अप द स्ट्रीम, ए जा रहा है डाउन में और बी जा रहा है अप में, ऐसा दिया गया है। तो दे विल मीट आफ्टर, तो वो कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका आंसर तो तुरंत हो जाएगा, 108 बट्टा 15 और प्लस 12 रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिएगा 27, यानी कि आंसर आ गया 4 घंटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 4 घंटा कैसे हो गया, सर इसमें करंट का स्पीड कहाँ गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो बोट डाउन स्ट्रीम में जाए या दोनों बोट एक दूसरे के विपरीत अप डाउन डाउन और अप दोनों में जाए, तो वैसे केस में क्या होता है कि जो करंट का स्पीड है वो खत्म हो जाता है रिलेटिव स्पीड निकालने में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बोट चली डाउन स्ट्रीम में, तो बी प्लस सी स्पीड हो जाएगा, या B1 प्लस सी लिख लीजिए, अलग अलग बोट होगी तो। और एक बोट अगर दूसरे प्लेस से अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसको आप लिखेंगे ना B2 माइनस सी, ये अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा। अब दोनों बोट का अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि B1 प्लस सी, और प्लस क्या लिखिएगा B2 माइनस सी। क्यों कि when two boats are running in opposite direction then relative speed equal to sum of their speed। जब दो बोट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों के स्पीड का सम करते हैं। तो देखिए C और C कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया B1 प्लस B2, यानी कि दोनों बोट के स्पीड का सम, इसलिए मैंने यहाँ 27 से डिवाइड किया, 4 घंटा आ गया। और ये भी जान लीजिए अगर दोनों बोट सेम डायरेक्शन में ही मूव करे, अगर मान लीजिए यहाँ से एक बोट चली B1 प्लस सी से और दूसरी बोट चली B2 प्लस सी से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ही अगर दोनों जा रहा है तो आपको दोनों को प्लस में लिखना होगा, करंट के स्पीड को ऐड करना होगा। तो यहाँ अगर आप रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड का, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो क्या लिखिएगा B1 प्लस बी सी माइनस B2 प्लस सी, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो B1 प्लस सी माइनस B2 माइनस सी, तो C से C कैंसल, तो दोनों बोट के टाइम का डिफरेंस नहीं आ गया। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे ध्यान रखना। वैसे आंसर तो इसका आ चुका है ऑलरेडी, 4 घंटा, एक लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर है, ये भी बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दिए रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, सभी लोग फटाफट से पढ़ लीजिए कि स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। किसी बोट का स्पीड जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। करंट का स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोलता है, इफ द बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक, बोलता है एक बोट जो है एक निश्चित दूरी जाती है और वापस वहां से आ जाती है, तो बोलता है टाइम कितना लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। तो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस इज, तो वो डिस्टेंस क्या है ये बता दीजिए। मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, इसका बेसिक रूल भी है। बेसिक रूल क्या है कि आप डिस्टेंस को d मान लेंगे अपॉन 5 प्लस 3, जाते वक्त तो b प्लस सी होगा ना, तो b प्लस सी, तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, कितना लगेगा टाइम, लौटेगा तो d बाय 5 माइनस 3, अब क्या लिखेंगे 2, टाइम लगेगा 3 घंटा। ये इसका बेसिक अप्रोच, ये क्या है, बेसिक है इसका। तो आप यहाँ d कॉमन ले लेंगे और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर लिखना होगा कितना 1 और प्लस 2 से 4, तो ये बच गया 3 के बराबर। तो d बराबर कितना आ गया 24 बट्टा कितना 5, तो डिवाइड कर लीजिए, 5 चौका 20, 4 24, 4.8 किलोमीटर। सभी का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक समझिए। ट्रिक यहाँ ये लगाएंगे कि बोट का स्पीड 5 है और करंट का स्पीड आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम का 8 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करिए, दोनों स्पीड का जो एलसीएम है उसको मान लीजिए डिस्टेंस, तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो आप बोलेंगे ना कि डाउन में जाने में 1 घंटा लगेगा और अप में 2 किलोमीटर पर आवर से जाने में कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है, 4 + 1 5 आवर्स। तो 5 आवर्स का मतलब क्या है, 5 यूनिट टाइम। ये कितने के बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 की वैल्यू। और अगर आपको पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो इसका मतलब ये 8 यूनिट निकालनी है। तो 8 यूनिट अगर आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3/5 इंटू 8 यानी कि 24/5। तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4.8 किलोमीटर। आई बात समझ में, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बोट एंड स्ट्रीम से देखे गए हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ समझिए और प्रैक्टिस करिए, और एक बार बीच बीच में सेशन को जो है फटाफट से शेयर भी करते रहिए। सिर्फ आप लोग सेशन को देख के चले जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैराथन क्लास, 3 घंटे की मैराथन क्लास भी रखने जा रहा हूं, जिसमें 28 दिसंबर से लेकर के और अभी तक टिल नाउ अभी तक के जो पेपर हुए हैं रेलवे एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कराऊंगा। 3 घंटे की क्लास, लाइव सेशन होगा, लाइव, बिल्कुल ये लाइव सेशन होगा। मैं अभी किसी वजह से, किसी काम की वजह से मैं लाइव सेशन आपका नहीं ले पा रहा हूँ। ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट में पूछते भी रहते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। वो इसलिए कि मेरा ये सेशन जो है लाइव नहीं है फिलहाल। ये सेशन फिलहाल जो है रिकॉर्डेड सेशन है। लेकिन जैसे ही मैं इस काम से कल के बाद फ्री हो जाऊंगा, तो मंडे से जो भी क्लासेस होगी, और संडे को मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की 3 घंटे की क्लास जो है मैराथन लेकर के, अभी तक रेलवे एनटीपीसी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं 28 से लेकर टिल नाउ तक, उन सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करा दूं। क्या आप लोग करना चाहते हैं वो क्लास, मैराथन क्लास 3 घंटे वाली, इसमें सारा क्वेश्चन 28 दिसंबर से लेकर के और टिल नाउ तक जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करा दूं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा। मैं कमेंट को एक बार बाद में भी इसको चेक करूंगा, आप लोगों में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बोर्ड एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स while it covers the same distance upstream in 5 hours, the speed of boat in still water। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है 2 घंटे में, तो आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ गया ना 20/2, यानी कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और सेम डिस्टेंस वो 5 घंटे में अप स्ट्रीम में गया है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकल गया ना 20 किलोमीटर है, 5 घंटे में गया है, इसका मतलब क्या बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो डाउन का भी पता है, अप का भी पता है, तो स्पीड ऑफ बोट निकाल के ला सकते हैं क्या। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, d + u/2 आप जानते हैं। तो d + u का मतलब कितना, 10 + 4/2, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। यही आपका हो गया बोट का स्पीड। कैसे होता है, तो डाउन का आप जानते हैं कि सर b + c होता है, और अप का जानते हैं b - c होता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो c कैंसिल होता है, और d + u की वैल्यू आप क्या जानते हैं 2b, और b की वैल्यू क्या जानते हैं d + u/2। इसलिए मैंने इस रूल को यहाँ पर क्या किया, यूटिलाइज कर दिया। क्लियर है, आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में आए हैं रेलवे एनटीपीसी में, वही मैं डिस्कस करा रहा हूँ। क्लियर ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 2 है, तो cos 6 थीटा प्लस sec 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, देख करके ये आंसर आप बता सकते हैं, सर आंसर इसका 2 होगा। कैसे, तो आपको पता है कि cos थीटा प्लस sec थीटा ये 2 दिया है, इसका ये मतलब हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब थीटा = 0 डिग्री होगा, तभी ना आप लिखेंगे cos थीटा यानी cos 0 1, और यहाँ भी sec थीटा यानी sec 0 1, तो 1 + 1 = 2, यानी कि आंसर कौन सा 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ भी अगर आप लिखेंगे cosec 6, तो cosec 6 का मतलब क्या हुआ, cosec 6 0 डिग्री प्लस sec 6 0 डिग्री, तो cos 0 1 तो sec 0 भी 1, तो 1 + 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा सभी लोग स्क्रीन पे। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो देखिए जरा क्या करना है। लिखा है 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के आंसर आप बता सकते हैं। कैसे? तो एक चीज आपको बस पता होनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये सर 1 होता है। जैसे ही आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है सर वो कॉसेक के बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर इस पूरे टर्म को यहाँ से रिप्लेस करके इसके बदले अगर यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दें तो आप बोलेंगे ना ये 5/sec का मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा है सर, प्लस क्या बोलेंगे 2/cosec का मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा है सर, और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा है सर। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन ले लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5। तो कौन सा आंसर टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके रेलवे में आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी लोग स्क्रीन पर देखते रहें। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देखे होंगे 4 जनवरी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाले क्वेश्चन। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि देखिए तो ये जरा sin 43 और cos 47 ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा? तो cos 47 को हम लोग लिख सकते हैं sin 43। कैसे? तो cos 47 को आप ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43, ये cos 47 ही बचा। और cos 90 माइनस 43 का मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा sin 43 कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कट करके क्या बोल दिया 1। उसी प्रकार sin cos 19 sin 71 ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता है cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 तो आप बोलते हैं 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो 4 दूना 8 यानी आंसर कितना हो जाएगा 2 - 2 यानी कितना 0। तो ये क्वेश्चन आपके 4 दिसंबर के पेपर में भी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। 4 दिसंबर में यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया था 1 + 1 2 आंसर, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसमें एक टर्म इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया है। मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए है जो आपके पेपर में आ रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, बिल्कुल आसान। आपको लग भी रहा होगा सर इतना आसान पेपर आ रहा है, बिल्कुल इतना ही आसान आ रहा है। देखिए sin स्क्वायर 65 sin स्क्वायर 25 इन दोनों को मिला लीजिए, मिलकर होता है 90। तो आपको मैंने समझाया है कि θ1 + θ2 मिला के 90 हो तो sin स्क्वायर θ1 की वैल्यू प्लस sin स्क्वायर θ2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, और cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 ये भी 1 के बराबर होगी जब ये θ1 + θ2 मिला के 90 होगा। तो देखिए 65 + 25 मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। प्लस यहाँ 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री ये भी मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो 1 + 1 आंसर कौन सा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रही चीजें? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूं। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आपको ये पता होगा कि ऐसे क्वेश्चनों में आंसर तो आप तुरंत लिख सकते हैं। आंसर कैसे तुरंत लिख सकते हैं? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा = 5 दिया हुआ है, और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा = पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर बेसिकली आप बनाएंगे तो आपको पता है कि दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है, ये भी आपको पता है। तो मैं एक बार पहले बेसिक समझा देता हूँ। तो स्क्वायर करिए तो 9 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इस पहले इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूँ तो प्लस कितना होगा 2 × 3 × 5 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा कितने के 25 के। मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक देख लेते हैं। फिर यहाँ पर स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना 9 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 sin थीटा cos थीटा, और इसको मैंने मान लिया जो पूछा जा रहा है x, तो ये x स्क्वायर के इक्वल। क्लियर?
ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 25 कॉमन आकर के, ये 25 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 25 रह जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 9 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो ये 9 आ जाएगा और ये इक्वल टू 25 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 25 से 25 खत्म, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आंसर आ जाएगी। यानी कौन सा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिक भी आसान सा है, मैं आपको समझा देता हूं क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू मान लीजिए x दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है, बस ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये इंटरचेंज होता है, मतलब यहाँ पर b साइन थीटा माइनस अगर a कॉस थीटा ऐसा पूछा जा रहा हो ये y की वैल्यू के बराबर, तो आप डायरेक्टली ये y निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, अगर इसको अगर सी लिख ले तो सी ही लिख लीजिए, तो माइनस सी स्क्वायर, ऐसा इसका अंडर रूट, बस इतना सा याद रखना है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिला तो अगली बार इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोलेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस ये जो सी टर्म है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसका अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, यही तो y की वैल्यू है, तो 25 25 कैंसिल, तो 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3, यही वैल्यू किसके बराबर y के, तो आंसर देख के बोल सकते हैं 1 होगा। बेसिक भी समझ लिए, ट्रिक भी समझ लिए, तो इसको याद रखिएगा इस ट्रिक को। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। मैं सारा क्वेश्चन वही करा रहा हूं भाई मेरे, जो 28 दिसंबर से लेकर के आपके टिल नाउ तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं मैं वही डिस्कस करा रहा हूं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ताकि आप जितने देर पढ़ें कम से कम आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाए और आप आंसर भी कर सकें। देखिए क्या बोलता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस 18, आपने देखा है 4 जनवरी को भी ऐसा क्वेश्चन आया है, इक्वल टू कॉस 60, तो आपसे पूछा कॉस 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैंने क्या समझाया कि इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो साइन ए इक्वल टू या साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ जब साइन थीटा 1 ये पूरा ये थीटा 2 है, दोनों इक्वल अगर यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, तो आप नहीं कह सकते कि थीटा प्लस 18 प्लस 60 डिग्री ये इक्वल टू सर 90 हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 10 70 और 78 हो गया, तो 90 में से 78 घट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 आ जाएगा, यानी थीटा की डिग्री वैल्यू 12 डिग्री आ गई। तो पूछा किसके बारे में गया, cos 5 थीटा, तो cos 5 थीटा का मतलब क्या हुआ, cos इंटू 5 इंटू 12, तो आप बोलेंगे cos 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सिंपल था, कॉन्सेप्ट मैंने कितनी बार बताया है, 4 जनवरी के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखिए आप लोग क्या बोला जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो इन विच टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 15% और 40% आर टू बी मिक्स टू गेट सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 30%। कितना आसान सा एलिगेशन का क्वेश्चन है कि एक में 15% कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे में 40, बनाना इसको 30 है। आप लोग सभी लोग बना पाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर ही है पूरा का पूरा सेम। 40 माइनस 30 10 और 30 माइनस 15 कितना बचा 15, तो आप बोलेंगे रेशियो कितना हो जाएगा सर 2:3। सबको तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं कि एक में कॉन्सेंट्रेशन 15% था, एक में 40, तो दो अलग अलग क्वांटिटी का कॉन्सेंट्रेशन पता है और एवरेज पता है 30%, का मतलब दो का एवरेज आप जानते हैं, तो क्या एलिगेशन लगा नहीं सकते क्या, तो एलिगेशन यहां लगा दिए, तो निकल के आ गया 10:2 कितना 15। क्लियर है, यानी कि 2:3, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत, चलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी को लग भी रहा होगा और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि एक कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट है जो किसी परीक्षा में 20% अंक पाया, अब क्या बोलता है फेल्स बाय 30 मार्क्स, अब 20% मार्क्स पाया
बट ये पास नहीं किया, 30 मार्क्स से फेल है। आपके दिमाग में नहीं आएगा सर अगर इसको 30 मार्क्स मिल जाता तो ये पास हो जाता? बोलिए आपके दिमाग में आएगा कि नहीं? 20% लाया है बट 30 मार्क्स से ये फेल है, तो 20% तो वो लाया ही, 30 मार्क्स को और मिल जाता तो ये पास हो जाता ना। फिर बोलता है बट लेकिन इफ ही गेट्स 32% मार्क्स, यदि वो 32% मार्क्स पाया है तो बोलता है ही गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स, तो बोलता है कि 42 मार्क्स जो है वो ज्यादा लाएगा मिनिमम पास मार्क्स से। इसका मतलब क्या है कि 32% जो मार्क्स उसका है वो पासिंग मार्क्स से 42 एक्स्ट्रा है। 42 अगर इसको कम भी मिलेगा तब भी ये पास है। अगर 32% मार्क्स लाने पर मिनिमम पास मार्क्स से 42 मार्क्स ये ज्यादा लेके आया, इसका मतलब 42 इसको कम भी मिलेगा तब भी तो ये पास कर जाएगा ना। और जब ये भी पास कर गया ये भी पास कर गया तो दोनों को इक्वल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 40 को उस साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा 72, अरे 40 इस साइड आ गया तो मिलकर कितना हुआ 72, और 220 को इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 20 12, तो 12% की वैल्यू कितना आ गई 72, तो 1% कितने के बराबर 6 का आ गया। कोई दिक्कत? तो आपको ये बोला गया तो बताइए उत्तीर्णांक परसेंट क्या है, पासिंग परसेंट क्या है, तो आपको पता है 20% लाया था, 30 मार्क्स से फेल था, अगर 30 मार्क्स को परसेंटेज में चेंज कर लें तो परसेंटेज तो पासिंग का आ ही जाएगा। तो 6 मार्क्स का मतलब अगर 1% है तो 30 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5%। अरे 6 का मतलब 1 है, 30 है, 6 का 5 गुना, तो यहाँ परसेंटेज कितना हो जाएगा 5% ना। तो 20% मार्क्स तो वो पहले से लाया था, 5% और मिल जाता तो पास नहीं कर जाता। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना है परसेंटेज में 25। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? क्लियर हुई चीजें? ये सेशन रिकॉर्डेड है, अगर आप कमेंट में कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो मैं तो जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर छोड़ दें जो भी पूछना चाह रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। क्लियर? सबको समझ आ रही है चीजें? आसान सा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए एक परीक्षा है जिसमें 1100 बच्चे हैं, 1100 लड़के हैं, बॉयज हैं, और बोलता है कि 900 गर्ल्स हैं, लड़कियां कितनी हैं 900 है। अब क्या बोलता है कि 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। पास कितना किए हैं 50% लड़के और 40% लड़कियां जो है एग्जामिनेशन को पास कर चुकी है। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड, तो बोलते हैं कि परसेंटेज कैंडिडेट जो फेल किया, तो आप क्या करिए कि 50% अगर पास किया और 40% पास किया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉयज में सब 50% पास किया और गर्ल्स में 60% फेल किया। अरे देखिए 50% पास है ये, तो फेल कितना हो जाएगा 50% जब ये पास का दिया है तो फेल कितना ये 50 हो जाएगा। और ये 40% अगर पास है लड़कियां, लड़कियां अगर 40% ये जो है पास है तो फेल कितना होगा 60, उसी चीज को मैंने लिख दिया। क्लियर है ना? चलिए, और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पता है 1100 और 900, तो क्या इसको रेशियो में लिख दें 11:9, 11 ठो ये है 9 ठो ये है। तो फेल का परसेंटेज पूछ रहा है, कैसे बनाइएगा, डायरेक्टली बनाइए 11 इंटू 50 यानी कितना हो गया 550 प्लस 9 इंटू 60 कितना हो गया 540 अपॉन 11 9 20 हो गया। इतना ही करना है आपको। तो ये कितना हो गया 5 5 10 190 अपॉन कितना 20, जीरो से जीरो कैंसल, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 54.5%। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं, नंबर निकाल के 1100 का 50%, 550 ऐसे, 900 का 40%, 360 ये पास आया जोड़ के घटा लीजिएगा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने उस तरीके से आपको नहीं बताया, इस तरीके से समझा दिया। क्लियर है चीजें? सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ रही है चीजें? मैं फिर से आप लोगों के साथ जल्द ही लाइव सेशन में भी जुड़ूंगा। मैं संडे को कोशिश कर रहा हूँ, संडे को कुछ ऐसे इमरजेंसी वर्क हो गए थे इस वजह से मुझे लाइव सेशन से अभी अलग होना पड़ा है। मैं अभी रिकॉर्डेड में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जल्द ही मैं कल की बात जो है मैं आप लोगों के साथ संडे को 3 घंटे की मैराथन क्लास लेके आऊंगा इवनिंग टाइम में, जिसमें मैं 28 दिसंबर से लेकर के अभी तक
7 जैन तक जो भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपके एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो पेपर में आए हुए सवाल हैं, उन सब को मैं एक साथ लेकर के आकर के आपके साथ सारा डिस्कशन कराऊंगा इसी संडे को, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। मैं आप लोगों को टाइमिंग जो है उस क्लास की आपको बता दूंगा अगली क्लास में, नहीं कि कल की क्लास में। अभी सेशन रिकॉर्डिंग इसलिए मैं लेके आया हूँ, कुछ इमरजेंसी वर्क हो गए हैं, इस बात को समझना, प्लीज कोऑपरेट करना। हाँ, अ, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए काम जल्दी करूंगा लाइव सेशन में आकर के। तो आज की क्लास को यहीं रहने देता हूं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। वीडियो को एक बार लाइक सेशन शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब के सब आपके एनटीपीसी पे आधारित क्वेश्चन है। इनको करके भी आप जाइएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सब सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।